हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी वाणी। तो मैं सुजाता आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे 10वीं कक्षा का पहला पाठ बरसते बादल। तो बरसते बादल पाठ शुरू करने से पहले मैं कुछ साहित्य की विधाओं के बारे में कुछ परिचित कराना चाहती हूँ आपको। जैसे हमारे बरसते बादल पाठ, हमारे इस पाठ की विधा है कविता। तो हर एक पाठ की एक एक विधा होती है। जैसे ईदगाह पाठ की विधा है कहानी। सिक्स्थ हमारा जो पाठ है, छठवां पाठ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी, उस पाठ की विधा है पत्र। और भी बहुत सारे विधाएं हैं जैसे निबंध और साक्षात्कार विधाएं। ऐसे बहुत सारे विधाओं का समावेश हमारे पाठ्य पुस्तक में किया गया है। तो बच्चों, विधा हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि विधा से संबंधित प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे एक पठित गद्यांश नहीं तो एक पठित पद्यांश देकर पूछा जा सकता है कि बरसते बादल, फॉर एग्जाम्पल बरसते बादल पाठ की विधा कौन सी है? तो तब हमें देना पड़ेगा उत्तर कविता, है ना। नहीं तो फॉर एग्जाम्पल पद्यांश, बरसते बादल पाठ का एक पद्यांश देकर पूछा जा सकता है कि यह पद्यांश किस पाठ से दिया गया है और इसकी विधा कौन सी है। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये है विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम देखेंगे कवि परिचय। बरसते बादल पाठ के कवि हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी का परिचय हम देखेंगे। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 में अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ। मतलब बेजोड़ कवि मतलब उनके जैसा और कोई जोड़ ही नहीं है। मतलब उनके जैसा और कोई कवि प्रकृति से संबंधित कविताएं लिखी है ऐसा हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इतना अच्छा उन्होंने प्रकृति से संबंधित कविताएं उन्होंने लिखी हैं, इसीलिए कहा है उनको प्रकृति के बेजोड़ कवि, है ना। तो 7 वर्ष की उम्र में ही स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत किए गए थे। केवल 7 वर्ष की उम्र में ही उनको काव्य पाठ के लिए पुरस्कार दिया गया। तो हम समझ सकते हैं कि आगे आगे चलकर उन्होंने कितनी अच्छी रचनाएं लिखी होगी। उनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। जैसे साहित्य लेखन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और चिदम्बरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। चिदम्बरा एक महत्वपूर्ण काव्य है। इस काव्य के लिए उनको एक पुरस्कार दिया गया। वो कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनकी रचनाएं अब हम देखेंगे। इनकी रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदम्बरा आदि इनकी रचनाएं हैं। और इनका निधन सन 1977 में हुआ है। तो ये था सुमित्रानंदन पंत जी का कवि परिचय। तो पहले हम बरसते बादल पाठ के कविता का गायन करेंगे। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, झम 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 गिरती बूंदे दरवान से छनके। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे दरवान से छनके। चम चम बिजली चमक रही रे उर मेघन के, चम चम बिजली चमक रही रे उर मेघन के। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, झम 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 गिरती बूंदे तरवों से छनके। झम 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 गिरती बूंदे तरवों से छनके। दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झन झन,
म्याऊं म्याऊं रे मोर पियूं पियूं चातक के गण। म्याऊं म्याऊं रे मोर पियूं पियूं चातक के गण। उड़ते सोन बालक आर्त सुख से कर क्रंदन। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। झम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली थर। रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली थर। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। पकड़वार की धार झोलता है मेरा मन। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झोले में झोले मिल सब जन। फिर आए जीवन में सावन मन भावन। फिर आए जीवन में सावन मन भावन। फिर आए जीवन में सावन मन भावन। अब ये हुआ हमारा कविता का गायन। अब हम इस कविता के एक एक पद्यांश के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला पद्यांश है, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। तो इस पद्यांश से संबंधित कुछ कठिन शब्द हम यहाँ देखेंगे। जैसे सावन, सावन का अर्थ है श्रावण का महीना। सावन को ही श्रावण कहते हैं। बूंदे, बूंदे मतलब बिंदु, जिसे हम अंग्रेजी में ड्रॉप्स कहते हैं। तरु, तरु का अर्थ है पेड़, ट्री। उर, उर का अर्थ है हृदय, हृदय मतलब हार्ट। तम, तम का अर्थ है अंधेरा, तम का अर्थ है अंधेरा, अंधेरा मतलब डार्कनेस। तो यह कवि इस कविता में प्रकृति के सौंदर्यता के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो वर्षा ऋतु में श्रावण के महीने में, सावन के महीने में या श्रावण के महीने में प्रकृति बहुत ही सुंदर दिखती है, बहुत ही मनमोहक रहती है। तो केवल पेड़ पौधे ही नहीं, जीव जंतु पर भी इस वर्षा ऋतु का प्रभाव पड़ता है। मतलब हर एक प्राणी पुलकित होता है, आनंदित होता है। तो कैसे इस कविता के द्वारा सुमित्रानंदन पंत जी ने व्यक्त की है। तो मेघ कैसे बरसते हैं, श्रावण के मेघ, सावन के मेघ कैसे बरसते हैं, तो झम 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 करके बरसते हैं। तो जब सावन के मेघ बरसते हैं तो उसकी आवाज़ कैसे आती है, झम 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 करके आती है। वैसे छम छम गिरती बूंदे तरुओं से छनके, जब मेघ बरसते हैं तो तरु के ऊपर जो बूंदे गिरती हैं उसकी आवाज़ कैसे आती है, छम 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 करके गिरती हैं और उसकी आवाज़ छन के आती है। आगे कहते हैं कवि, चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के। अब यहाँ कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने प्रकृति को मानव का रूप दिया है।
प्रकृति को मानव का रूप देकर मतलब मानवीकरण करके यहाँ उन्होंने वर्णन किया है कि जो आकाश में मेघ, जो घन है, घन का अर्थ है मेघ, जो मेघ होते हैं उनके हृदय में बिजली चमकती है। और बिजली कैसे चमकती है? चमचम चमकती है। आगे कहते हैं थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। अब ये सारा वातावरण देखकर कवि के मन में दिन में ही सपने जगने लगता है, क्योंकि सारा अंधेरा छा जाने से, दिन में ही मेघों के छा जाने से अंधेरा छा जाता है, और अंधेरा छा जाने से लगता है कि रात हो गई है, और रात हो गई समझकर मेरा मन दिन में ही सपने जगने लगता है, सपने देखने लगता है, ऐसा कवि कहते हैं। हमारा दूसरा पद्यांश है इस कविता का। दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याऊं म्याऊं रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गण, उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। तो यहाँ इस पद्यांश के कुछ कठिन शब्द देखेंगे। दादुर का अर्थ है मेंढक, जिसे अंग्रेजी में फ्रॉग कहते हैं, फ्रॉग। झिल्ली, झिल्ली मतलब झिंगुर, एक रात का कीड़ा है वो, जिसे हम क्रिकेट कहते हैं। मोर, मोर का अर्थ है मयूर, पिकॉक। चातक एक पक्षी का नाम है। सोन बालक, सोन बालक एक जल पक्षी का नाम है। तो इस पद्यांश में कवि प्राणियों के आवाज के बारे में बता रहे हैं। जैसे दादुर, जब बारिश आती है तो दादुर मतलब मेंढक की आवाज टर टर करते हैं, और झिल्ली कैसे आवाज करती है? झन झन करके आवाज करती है। और मोर की आवाज कैसे आती है? म्याऊ म्याऊ करके मोर की आवाज आती है। चातक की आवाज पीऊ पीऊ करके आती है। मतलब यहाँ कवि ने सभी पशु पक्षियों के आनंद को यहाँ आवाज के माध्यम के द्वारा व्यक्त की गई है। मतलब हर एक प्राणी जिनको बात करने के लिए नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल पशु पक्षियों को बात करने के लिए नहीं आता है, तो वो अपना आनंद अपने आवाज़ों के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यही बात सुमित्रानंदन पंत जी ने यहाँ व्यक्त की है। तो दादुर की आवाज़ टर आती है, झिल्ली की झंझन बजती है आवाज़, तो म्याऊ मोर म्याऊ म्याऊ करता है, तो चातक के गण के कैसी आवाज़ आती है? पीऊ पीऊ करके आती है। और उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन। सोन बालक मतलब एक पक्षी का, जल पक्षी है, एक प्रकार का जल पक्षी है। और जल पक्षी मतलब जल में रहता है, मतलब जल में, वो भी जल में रहकर और बारिश की बूंदों का आनंद लेकर वो सुख से आवाज़ करता है, आर्द सुख से आवाज़ करता है, क्रंदन करता है। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। अब मेघ भी एक ही जगह रहते हैं क्या? नहीं, तो आकाश में यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ घूमते हुए क्या करते हैं? एक दूसरे से टकराकर उसकी भी बड़ी सी आवाज़ आती है, उसे ही कहते हैं गर्जन। क्या कहते हैं? गर्जन। अब हम देखेंगे कविता का तीसरा पद्यांश। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली थर। इसमें से कठिन शब्द देखेंगे। स्वर, स्वर का अर्थ है आवाज़, जिसे अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। रोम सिहर उठना, रोम सिहर उठना मतलब हमारे त्वचा के ऊपर जो बाल होते हैं वो खड़े रहना। जैसे कि ठंड लगती है तो हमारे बाल खड़े होते हैं, हमारे त्वचा के ऊपर जो बाल हैं वो खड़े रहते हैं, उसे कहते हैं रोम सिहर उठना। और अंग्रेजी में कहते हैं गूस बम्स। रज, रज का अर्थ है धूल, और अंग्रेजी में अर्थ है डस्ट। आगे है कण कण, कण कण मतलब हर एक टुकड़ा, ईच एंड एवरी पार्टिकल। तृण, तृण का अर्थ है घास, अंग्रेजी में कहते हैं ग्रास।
आगे का है पुलकावली। पुलकावली मतलब हर्ष या प्रेम से उत्पन्न रोमांच, जिसे हम गूस बम्स से कह सकते हैं। मतलब आनंद के कारण, जो हर्ष के कारण जो हमारे त्वचा के ऊपर जो बाल खड़े होते हैं उसे कहते हैं पुलकावली। थर का अर्थ है परत। परत मतलब लेयर, अंग्रेजी में लेयर कहते हैं। तो इस कविता में कवि कहते हैं, तो जो बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वो हमें कुछ कहना चाहती है। उस बूंदों के स्वर कुछ हमें कहना चाहती हैं। और रोम सिहर उठते छूते हुए भीतर अंतर, जब वो हमारी त्वचा पर स्पर्श करती हैं तो हमारे रोम सिहर उठते हैं और हमारे मन को छू लेते हैं। यह अंतर का अर्थ है अंतःकरण, मतलब हृदय, मन। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, जब बूंदें गिरती हैं, बारिश आती है जोर से, तब कैसे धाराओं पर धाराएं, मतलब एक वाटर फ्लो की तरह बहता ही जाता है धरती पर, है ना। रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली थर। तो इस धूल के कण, हर एक कण कण में, धूल मतलब डस्ट, है ना। रज, रज मतलब धूल, धूल मतलब डस्ट। इस धूल के हर एक कण कण में, हर एक पार्टिकल में क्या उठता है? अंकुर उठता है, जो तृण के अंकुर फूटते हैं। और ये बहुत ही सुंदर लगता है हमारी प्रकृति, इसके कारण बहुत ही सुंदर दिखता है। तो इस पाठ का आखिरी पद्यांश है, पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। तो कठिन शब्द देखेंगे। वारी, वारी का अर्थ है पानी, वाटर कहते हैं अंग्रेजी में। जन, जन का अर्थ है लोग, लोग मतलब पीपल। आगे है मन भावन, मन भावन मतलब मन को भाने वाला, प्लेजिंग माइंड मतलब मन को अच्छा लगने वाला। तो इस कविता का भाव क्या है देखेंगे। अब देखो कवि का मन क्या करना चाहता है। पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, तो मेरा मन क्या करता है, तो वो वारी की धार जो है, वो पानी की धार जो है, उसको पकड़कर मेरा मन झूलना चाहता है। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। अब देखो कवि एक ही नहीं झूलना चाहता, तो वो सबको मिलाकर, सबको बुलाकर सावन के गाने गाते हुए उनका मन झूलना चाहता है। तो सबको सावन के गाने गाने के लिए कह रहे हैं यहाँ कवि, आनंद व्यक्त करने के लिए। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। अब देखो जब हमें आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है, अगर उसी इंद्रधनुष को अगर हम उल्टा करके देखें तो वो किस तरह दिखेगा हमें? एक झूले की तरह दिखेगा, है ना। इंद्रधनुष के झूले में अगर हम बैठकर झूले तो कितना सुंदर रहेगा, ऐसे ही कवि कहते हैं। तो सभी जन, हम सब जन मिलकर क्या करें? इंद्रधनुष के झूले में झूलकर आनंद ले। फिर आए जीवन में सावन मन भावन। तो ऐसा मन भावन सावन, मन को अच्छा लगने वाला सावन, मन को प्रफुल्लित करने वाला सावन का महीना हमारे जीवन में बार बार आए। तो बच्चों, इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो इस कविता का मुख्य उद्देश्य है, हाँ आपने सही सोचा होगा कि ये कविता हमारी प्रकृति के बारे में है। तो प्रकृति के बारे में सोचना हमारा कर्तव्य है। देखिए बच्चों, प्रकृति हमारे लिए कितना कुछ करती है, सब कुछ निस्वार्थ भाव से, लेकिन हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं, है ना। थोड़ा सोचना चाहिए। कुछ दे तो नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ कर तो सकते हैं। मतलब इस प्रकृति को सुंदर तो बना सकते हैं हम, है ना।
तो इसीलिए बच्चों प्रकृति का संरक्षण करना हमारा परम कर्तव्य है।